नमस्कार दोस्तों। हर एग्जाम में लक्ष्य की बुद्ध कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ये हम सबको पता है और इसलिए हमने फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक को डेली 10 मिनट पढ़ना शुरू कर रखा है और अब टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए जा रहे हैं। और इस क्रम में इस 10 मिनट की क्लास में लगातार पढ़ते हुए हमने आज 46वीं क्लास तक पहुंच चुके हैं, यानी 45 क्लास हैं वो हमारी हो चुकी हैं। और इंडियन हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक आज हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका योगदान आज हम पढ़ेंगे। तो जिसको भी अपना फर्स्ट ग्रेड का अगर फर्स्ट पेपर क्लियर करना है, तो वो मेरे साथ में लक्ष्य की बुक है वो पढ़ सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे बाबा साहिब अम्बेडकर, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के महू वर्तमान मध्य प्रदेश में महार जाति में हुआ था। हमने जियोग्राफी में ये नाम तो पढ़ा ही होगा, महू मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी निकलती है। ठीक है ना? तो महू मध्य प्रदेश में, वहीं से जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है, वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ऐसे हम जन्म का स्थल है वो याद रखेंगे, महू मध्य प्रदेश, 14 अप्रैल 1891। इनकी जन्म डेट हम याद करें तो 14 4, 14 और 4 कितने होते हैं? 18, यानी 18 आ गए और फिर 18 से आगे हम क्या मान लेते हैं? 19 मान लेते हैं। ठीक है ना? तो 19 का उल्टा क्या हो जाएगा? 91, कि 14 प्लस 4 बराबर 18 और 18 के आगे क्या आता है? 19। 19 की जगह हम क्या लिखेंगे? 91 लिखेंगे, यानी 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। तो ये इनकी डेट याद हो गई। 14 अप्रैल 1891 महू वर्तमान मध्य प्रदेश में महार जाति में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा तालुके के छोटे से गांव अम्बवड़े का रहने वाला था। रामजी सकपाल सेना में सूबेदार मेजर थे। वे सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद स्थायी रूप से मुंबई में बस गए थे। पहले ये लोग महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रहते थे और बाद में मुंबई में आ गए थे स्थायी रूप से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में सर्वाधिक शिक्षित राष्ट्रीय नेता थे। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता व जनक कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि ये फोटो हमें देखने को मिलती है, जिसमें इनके हाथ में भारतीय संविधान की बुक्स है। तो ये संविधान के जनक थे, माने जाते हैं। और जो जनक होता है वो ही निर्माता होता है। ठीक है ना? तो भारतीय संविधान का निर्माता व जनक श्री अंबेडकर स्वतंत्र भारत की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में विधि मंत्री भी माने जाते हैं। बाहर जाति का होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को कदम कदम पर अपमानजनक व्यवहार के कड़वे घूंट पीने पड़े थे। जो महार जाति है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, भारत में महाराष्ट्र में। और ये एक प्रकार से जो है वो दलितों में गिनी जाती थी। ठीक है ना? तो इन्हें है वो अपमानजनक शब्द बोले जाते थे, दलित होने के कारण ऊंच नीच का भेदभाव दिखाया जाता था। इनके 3 गुरु थे, भगवान बुद्ध, संत कबीर और पुणे के महात्मा ज्योतिबा फुले को ज्योति ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते थे। यानी ये 3 जो लोगों को अपना गुरु मानते थे, एक तो भगवान बुद्ध को, जिसने छुआछूत मिटाने का कार्य किया था। दूसरे संत कबीर जो खुद है वो एक नीची जाति से बिलोंग करते। और तीसरे ज्योतिराव फुले जो महाराष्ट्र के थे। जो इनके गुरु ज्योतिराव फुले थे, उनके लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, शूद्र कौन थे। इसका इंग्लिश में भी नाम आता है, तो इसका इंग्लिश में नाम आएगा हु वर द शूद्रास। ये नाम भी इनका देखने में मिलता है, इस बुक का नाम भी इंग्लिश में भी देखने को मिलता है। तो दोनों याद रखने हैं, शूद्र कौन थे और हु वर द शूद्रास। ये महात्मा फूले के लिए इन्होंने लिखी थी। इनके योगदान की हम बात करें तो देश के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप को निर्मित कर संविधान सभा में रखा। उन्होंने विश्व के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखा, हमारे देश का। उन्होंने संविधान सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों की निर्विवाद नेता, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। इनके उपनामों में एक उपनाम आता है आधुनिक मनु। इन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। अम्बेडकर ने निर्धनता व स्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने साउथ बोरो समिति के समकक्ष 27 जनवरी 1919 को कहा कि स्वशासन की सफलता के लिए दलित जातियों हेतु विधानमंडलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
यानी सबसे पहले इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की मांग करी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की सामाजिक वेदना को सशक्त शब्दों में अभिव्यक्त करने, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष को जनाधार प्रदान करने के लिए अनेक साप्ताहिक पाक्षिक पत्र प्रकाशित किए, जिनमें मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबंध भारत मुख्य थे। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके द्वारा छापे गए साप्ताहिक और पाक्षिक, यानी जो एक पक्ष में आते जो पक्ष में जो पखवाड़े में या फिर निकाले जाने वाले इनके पत्र थे, उनकी हम बात करें तो उनके नाम है मूक नायक, बहिष्कृत भारत और प्रबंध भारत। दूसरा जनता और समता। अब इनको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करें, तो हमें पता है कि अम्बेडकर जी ने जो है वो दलितों को आरक्षण दिलवा के या फिर जो भी काम करके इन्होंने समानता के लिए काम किया था। यानी इन्होंने जाति भेद मिटाने के लिए, समानता के लिए काम किया था। तो इनकी हम ट्रिक बनाएँ तो भारत की जनता, इनको हम कैसे याद करेंगे? बहिष्कृत भारत और प्रबंध भारत में से हम एक नाम लेंगे भारत, ठीक है ना? एक तो बहिष्कृत भारत हो गया और दूसरा प्रबंध भारत हो गया। तो इसमें से हम भारत नाम निकालें कि भारत की जनता के समानता के नायक। बस इतना सा याद रखना है कि भारत की जो जनता है, उसमें समानता जो बनाने वाले ये नायक थे, ठीक है ना? भारत की जनता के समानता के नायक। तो भारत के नाम से याद रह जाएगा बहिष्कृत भारत और प्रबंध भारत। जनता से हम जनता याद रखेंगे और समता से हम समानता याद रखेंगे और मूक नायक से हम नायक याद रखेंगे, ठीक है ना? तो इनके पत्र याद करने की ये ट्रिक है कि भारत की जनता के समानता के नायक थे अम्बेडकर जी। तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबंध भारत, जनता और समता। आगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके जीवन की घटना देखते हैं। तो इन्होंने मार्च 1927 में महाड जिला कोलाबा महाराष्ट्र के चौदार तालाब से पानी भरने के अधिकार के प्रश्न पर जल सत्याग्रह किया था। यानी इन्होंने जल सत्याग्रह किया था 1927, ठीक है ना? मार्च 1927 में महाड़ में, यानी हम देखते हैं कि इन्हें एक स्थान आता है महाड़, ठीक है ना? महाराष्ट्र में। तो इन्हें महाड़ का महात्मा भी कहा जाता है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जल सत्याग्रह किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है अम्बेडकर साहब की कि इन्होंने 1927 में जल सत्याग्रह किया था, क्योंकि वहाँ पे पानी को लेके है वो अस्पृश्यता दिखाई जाती थी। भारत के सामाजिक इतिहास में सामाजिक न्याय व सामाजिक समानता के अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दलित वर्ग का यह प्रथम है वो सशक्त सामूहिक अभियान था। ये सबसे पहले दलितों ने सबसे पहले जो अभियान किया था समूह में एकत्रित होके, ठीक है ना, संगठित होके, तो वो ये था जो कोलाबा का आंदोलन था, जल सत्याग्रह। दूसरा, इसी स्थान की यानी कोलाबा जिले की महाड़ की एक घटना दूसरी ओर घटित होती है, जिसमें जो भीमराव अंबेडकर हैं वो मनुस्मृति को जला देते हैं, ठीक है ना? डॉक्टर अंबेडकर ने 25 सितंबर 1927 को छत्रपति शिवाजी महाराज के जयघोष के साथ सामूहिक रूढ़िवाद का प्रतीक मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जला देते हैं। यानी सबसे बड़ी घटना मानी जाए कि इन्होंने मनुस्मृति तक को जला दिया था, क्योंकि उसमें अस्पृश्यता या फिर दलित वर्ग के लिए कुछ है वो शब्द लिखे गए थे। अगर हम देखना चाहें कि इतने बड़े विद्वान जो व्यक्ति है, उसने मनुस्मृति तक को जला दिया था, तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा। तो हम एक बार वो कारण देख लेते हैं ताकि याद करने में अच्छा रहे। तो ये हम अन्य फैक्ट हैं वो पढ़ते हैं कि 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने पहली बार मनुस्मृति में दहन का कार्यक्रम किया था। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है, वह मनुस्मृति के आधार पे है। ये एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है। यानी रियल फैक्ट ये था कि अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति को जला दिया था और इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसलिए वे मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। यानी ये बोल के, यानी ये कारण बताया था इन्होंने कि जो भारत में कानून चल रहा है वो मनुस्मृति के आधार पे है और हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए जो भेदभाव पाले। आगे हमें एक बात दिमाग में आती है कि क्या सच में मनुस्मृति में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? तो हम थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवंश ग्रहण कर जीविका यापन करे, तो राजा उसकी सब संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। यानी यहाँ पे ऊंचे और नीचे वर्ण का है वो बताया गया है। फिर 2 नंबर फैक्ट है कि ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल हो जाता है, यानी सिर्फ सेवा करना ही उनका काम है।
आगे हम देखेंगे कि शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन संग्रह न करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। इस प्रकार की बातें हैं वो दी गई। यानी जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, वह राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। यानी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मनुस्मृति में दिए हुए हैं, जो अम्बेडकर साहब को अच्छे नहीं लगे और उन्होंने जो कोराबा है, कोराबा जिला है, वहां पे इनको मनुस्मृति को जला दिया था। ये बातें इस बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन अगर पीछे का हम देख लेते हैं, क्यों का उत्तर हम पा लें कोई क्वेश्चन का, तो वो अच्छे से हमारे याद हो जाता है। फिर आगे हम पढ़ें कि उनके नेतृत्व में दलितों ने अपना सामाजिक चेतना का विराट द्वितीय प्रदर्शन मार्च 1930 में भगवान कालाराम के प्रसिद्ध मंदिर नासिक में प्रवेश के लिए सत्याग्रह के लिए किया था। यानी नासिक में एक मंदिर था, कालाराम की प्रसिद्ध मंदिर, वहां पे इनको है वो प्रवेश है वो निषेध किया गया था। वहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह किया 1930 में। अंततः 1935 में पुजारियों ने मंदिरों के द्वारा स्पर्शों के लिए खोल दिए थे द्वार। डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन और लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेकर दलित नागरिकों के अधिकारों की रक्षार्थ पृथक निर्वाचन में आरक्षण पर बल दिया। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के साथ पुन्ना पैक्ट तथा भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के साथ आरक्षण के प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर की देन है। यानी इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, हालांकि गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था। हमने ये बहुत अच्छी तरह से याद किया था कि गांधी जी हैं वो अनशन पे बैठ जाते हैं जब पृथक निर्वाचन की बात आती है। जब भीमराव अंबेडकर के जो प्रयासों से पृथक निर्वाचन की प्रणाली है वो शुरू कर दी जाती है दलितों के लिए, उसके विरोध में महात्मा गांधी जी है वो आंदोलन पे बैठ जाते हैं जेल में ही। तो वहाँ पे अम्बेडकर जी जाके उनके साथ में पुनः पैक्ट किया जाता है और गांधी जी भी मान जाते हैं इस बात के लिए कि ठीक है, दलितों के लिए आरक्षण होना चाहिए, और वो भी महात्मा गांधी जी भी लग जाते हैं हरिजनों के लिए। तो जो संविधान में आरक्षण की देन है वो अम्बेडकर की दी हुई है। डॉक्टर अम्बेडकर प्रथम श्रेणी के राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने सन 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष मुस्लिम लीग के सिंध को बम्बई से पृथक करने की मांग का विरोध किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में विभाजित भारत की एकता, सांप्रदायिक शांति, आर्थिक विकास, सीमाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत पाकिस्तान के बीच जनसंख्या की अदला-बदली का व्यवहारिक सुझाव दिया था। यानी इन्होंने क्या कहा था कि जो मुस्लिम है वो एक तरफ पाकिस्तान में चले जाएंगे और भारत में हिंदू रह जाएंगे। तो इस प्रकार जो जनसंख्या की अदला-बदली हो जाएगी और पार्टीशन है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। वे भारतीय संस्कृति के प्रेमी थे। उन्होंने संस्कृत भाषा को भारत की राजभाषा बनाने हेतु सितंबर 1949 को संविधान सभा में संशोधन प्रस्तुत किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग मानते हुए 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में अपने 3 लाख अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। यानी इनका धर्म हम माने तो इन्होंने 1956 नागपुर में अपना है वो धर्म चेंज करके बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे। संविधान निर्माण में हम योगदान देखें तो इनका तो संपूर्ण योगदान है संविधान निर्माण में, तभी तो ये जनक कहलाए जाते हैं। तो संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात हम देखते हैं पॉलिटिकल में भी देखते हैं हम कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान निर्माता या फिर जनक कहा जाता था। महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें आधुनिक भारत का मन्नु भी कहा जाता है। संविधान सभा में दिए गए उनके भाषण राजनीति, कानून, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने भारत को एक अविभाज्य इकाई माना था। उनकी प्रखर प्रतिभा का चरम उत्कर्ष, उनकी सबसे स्मरणीय उपलब्धि हमारे देश के संविधान में प्रतिबंधित है। डॉक्टर अम्बेडकर सांप्रदायिकता व धर्मांतरण के घोर विरोधी थे। श्री अम्बेडकर स्वतंत्र भारत की जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में विधि मंत्री बनाए गए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी जो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पारित करता है माउंटबेटन। तो माउंटबेटन योजना के अनुसार 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसके मुख्य प्रावधान थे, यानी माउंटबेटन योजना के तहत भारत के जो पार्टीशन वगैरह होना था, ठीक है ना, स्वतंत्रता देनी थी, उसके लिए इन्होंने एक जो है वो अधिनियम पारित किया था अंग्रेजों ने। तो उसकी हम बात करें कि उसमें क्या क्या दिया हुआ था, तो इस अधिनियम द्वारा दो संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया गया, और भारत में बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी पश्चिम पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मुस्लिम क्षेत्रों को छोड़कर असम, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ को रखे गए। यानी ये हमारे लिए ज्यादा याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो माउंट बेटन योजना की बातें हैं। पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के मुस्लिम क्षेत्र रहे। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। उनकी जगह दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल पद का सर्जन, यानी पाकिस्तान में और भारत में अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे।
विधानसभा देश की व्यवस्थापिका सभा के समान ही कार्य करेगी। उस पर से प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। प्रत्येक राष्ट्र की व्यवस्थापिका को व्यवस्थापन संबंधी पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। 15 अगस्त 1947 के पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून उन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ब्रिटिश कानून है वो सभी रद्द हो जाएंगे। इस अधिनियम द्वारा भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। जब तक दोनों राज्यों के नवीन संविधान बने, तब तक दोनों अधिराज्यों तथा उनके प्रांतों के शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा। यानी जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है, तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम को माना जाएगा। हम देखते हैं कि संविधान जो हमारा तैयार होता है, उसमें 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, उसका सबसे ज्यादा उल्लेख पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा सहयोग मिलता है 1935 के अधिनियम का। देशी राज्यों के ऊपर ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाएगी। देशी राज्य अपना विधान संबंधी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे चाहें तो भारत पाकिस्तान के साथ मिल जाएं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। दोनों उपनिवेशकों की विधानसभाओं को यह निर्णय करने का अधिकार प्रदान किया गया कि भारत पाकिस्तान ब्रिटेन से संबंधित उपनिवेश रहेंगे या फिर पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य रहेंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद अधिराज्यों तथा उनके प्रांतों पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। ब्रिटिश सम्राट की पदवी से भारत सम्राट शब्द को हटा दिया गया। इन नवीन अधिराज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों को संचालित करने का दायित्व औपनिवेशिक विभाग को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यानी माउंटबेटन योजना जो बनी थी, तो उसके तहत में 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। यानी पाकिस्तान की हम बात करें तो मोहम्मद अली को बनाया गया गवर्नर जनरल और भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसका महत्व देखें कि क्या महत्व निकला फिर। इस अधिनियम ने माउंटबेटन योजना को विधिक रूप प्रदान किया। ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत की स्वतंत्रता घोषणा की गई। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, उसके महत्व की बात करें तो इसमें भारत को स्वतंत्रता मिली और इस अधिनियम ने राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतंत्रता की परिणति तक पहुंचाया। इसमें कुछ दोष भी थे। दोष की हम बात करें, इस अधिनियम द्वारा जहां भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वहीं भारत का विभाजन भी हुआ। इसके भारतीय उपमहाद्वीप की राष्ट्रीयता समाप्त हो गई। देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या भी उत्पन्न हो गई। भारत पाकिस्तान नामक केवल 2 देशीय नहीं बने, अपितु भारतवर्ष को भारत पाक करीब 600 देशी रियासतों के मध्य विभाजित कर दिया गया था। तो ये हमारा लक्ष्य बुक में दिया हुआ टॉपिक पूरा होता है। इसके साथ में इंडियन हिस्ट्री भी हमारी पूरी होती है। आगे वाली वीडियो में हम जितने भी प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट निकलते हैं उनकी बात करेंगे और फिर वो राजस्थान हिस्ट्री शुरू करेंगे। जय हिंद।